direction, so then there will be a current through the conductor. Okay. Now we will do it mathematically, and we will find out some important formulas. One is drift velocity, and the another one is the relaxation time. So when the electron goes from one end of the conductor to another end, so with some velocity it must be going from one end to another end. जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा, तो it must have some velocity with which it will drift from one end of the conductor to another end, right? तो अगर वो Yes, sir. एक एंड से दूसरे एंड पे ड्रिफ्ट कर रहा है, इट इज गोइंग विथ सम वेलोसिटी, तो उस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, या उसको कह लो स्पीड क्या होगी, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि ड्रिफ्ट स्पीड कितनी होगी. सर वो इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन अलग होता है. बिल्कुल, इसको कन्वेंशनली बेटे ऑपोजिट लिया गया है. क्यों हम सर? ऐसा मान, देखो ये पहली बात तो ये कि इट्स अ कन्वेंशन, इट जस्ट अ कन्वेंशन. कन्वेंशन मतलब कि कोई इट्स नॉट अ लॉ, और ये नहीं है, हमने उसको मान लिया है एंड वी हैव एग्रीड टू दैट डायरेक्शन. देयर इज नो रीजन बिहाइंड दैट. ठीक है, कि क्यों ऐसा माना है उसका कोई रीजन नहीं है. ओके सर. ठीक है, बट ये एक कन्वेंशन है जो एवरीवन हैज एग्रीड टू इट, कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, मैं कुछ हद तक इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा अगर आप समझ पाओ तो. देखो एक्चुअली में करंट का जो फ्लो है ना, द फ्लो ऑफ करंट is assumed to be in the direction from higher potential energy to the lower potential energy. अगर आप समझ पाओ तो मैं देखता हूं, मैं कोशिश करता हूं ताकि आप समझ पाओ. जैसे मान लो कि आई एम सेइंग कि दिस इज अ कंडक्टर लाइक दिस, और इसको हमने सेल के साथ कनेक्ट कर दिया ऐसे. तो बच्चे यहां पर जीरो, तो यहां पर जीरो, तो यहां पर वी, तो यहां पर वी. इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर आप सोचो, या कोई एक चार्ज पार्टिकल यहां पर सोचो, तो यहां पर एनर्जी विल बी हायर, और यहाँ पर एनर्जी अगर आप देखोगे तो बिकॉज दिस पॉइंट इज एट जीरो, अगर यहाँ पर किसी चार्ज पार्टिकल को आप सोचो तो Q मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल बी इक्वल टू जीरो. एम आई राइट? बेटा यहाँ पर अगर आप एनर्जी देखो ना, एनर्जी सर, ये एनर्जी कैसे, तो सर याद करो कि हमने आपसे बताया था पोटेंशियल कैन बी रिटन एज वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क डन कैन बी रिटन एज Q इनटू V, और जितना आप वर्क करते हो दैट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी कैन बी रिटन एज QV. जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि हम करंट की डायरेक्शन इधर क्यों मानते हैं, उसको ये बात समझ में आ गई कि QV यहां पर है और यहां पर एनर्जी जीरो. अरे क्या हुआ सर, जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अरे खैर मैं बता देता हूं, जिसने भी पूछा था उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, बट बाकी लोग ध्यान दे दो कि यहाँ पर एनर्जी इज QV एंड हियर द एनर्जी इज जीरो. तो वी assume that the charge, the current must flow from higher energy to the lower energy. ठीक है, तो that is why we have taken the direction of current from higher energy to the lower energy. और अगर ऐसा current अगर ऐसा flow कर रहा है from higher to lower energy, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन तो इसके ऑपोजिट जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम दिस रीजन टू दैट रीजन. तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, बट करंट शुड फ्लो फ्रॉम, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी. अब हमने इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट क्यों माना, बिकॉज जिस डायरेक्शन में एनर्जी डिक्रीज हो रही है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन मस्ट मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उसका ऑपोजिट होनी चाहिए, बिकॉज वी कंसीडर द करंट टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल स्टेट टू लोअर पोटेंशियल स्टेट, या आप ऐसे कह लो कि वी अज्यूम द करंट टू फ्लो फ्रॉम द हायर एनर्जी टू द लोअर एनर्जी. ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए हमने ऐसा अज्यूम करा है. ठीक है, खैर अब चलो बैक टू द मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे आते हैं वापस. तो बच्चे हमने कल ये पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड टू अ कंडक्टर, ये आपका कोई कंडक्टर है एंड देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स, तो मैंने आपसे ये बोला था कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी गोइंग इन द रैंडम डायरेक्शंस. कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स वुड बी मूविंग इन द रैंडम पॉसिबल ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. तो मान लो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, इट इज गोइंग विद वेलोसिटी ऑफ u1, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इट इज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ u2 एंड सो ऑन, ये u3 एंड सो ऑन.
मान लो कि देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेट n is number of electrons in the conductor. आप ऐसा इमेजिन करिए कि इस कंडक्टर के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इस कंडक्टर में, और सब रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या ये पॉसिबल है? इस केस में हमने क्या अज्यूम करा था कि देयर विल बी नो एनी इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड। यही तो अभी हमने अज्यूम करा था। हमने याद करो, लास्ट डे मैंने आपको ये बताया था ना कि व्हाट इज द थ्योरी। हम ये मानते हैं कि जब कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है तो बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग इन द रैंडम डायरेक्शंस, तो इसमें मैंने आपसे ये बोला था कि बिकॉज दे आर गोइंग रैंडमली, तो होता यह है कि ड्यू टू द कोलिशंस none of the electron will be able to go from one end of the conductor to another end. याद आया? Yes. सर इसका मतलब बेटा ये बात कुछ ऐसी नहीं लग रही। इमेजिन करो, थोड़ा सा सोचो कि आपको ये बात कोई ऐसी नहीं लग रही कि भाई ये ऐसा ही कुछ कुछ जैसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ कुछ ऐसा मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ से मैंने चलना शुरू किया और मैं ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे जाके यहीं पहुंच जाऊं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? व्हाट इज माय एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? जीरो। बिल्कुल सही बात, इट वुड बी जीरो। देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं घूम के वहीं पहुंच जाता हूं, भले मैं कितना भी घूमा, अगर मैं घूम के वहीं पहुंच गया तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो दिस विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू जीरो, एंड आई विल सिंपली क्लेम दैट कि देयर इज नो एवरेज वेलोसिटी ऑफ माइन। वैसा ही हम यहां पर भी अज्यूम कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर भी अज्यूम कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या अज्यूम कर रहे हैं? तो हम यहाँ पर भी ऐसी कुछ बात अज्यूम कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर सारे घूम घाम के सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हुए वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से वो स्टार्ट हुए हैं। कोई यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाता, तो हम यहाँ पर भी अज्यूम करते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर जीरो। क्लियर है? इसका मतलब हम ये मानते हैं कि u1 प्लस ऑफ u2 एंड सो ऑन अप टू जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इज इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों माना हमने? क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट और नो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस सिचुएशन। कोई सा भी इलेक्ट्रॉन मैं कंसीडर करूं तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो अपनी पोजीशन से चल के फिर वापस किसी और पोजीशन पे जाके रुके। मतलब हम ये समझ रहे हैं कि हर इलेक्ट्रॉन विच स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स पोजीशन कम बैक टू द सेम पोजीशन। मतलब एवरी इलेक्ट्रॉन जो एक पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है वो वहीं पहुंच रहा है। मतलब इसको अगर मैं सुनिए, इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली शो करूं तो मैं ऐसे शो कर सकता हूं कि यहां से ऐसे गया, ऐसे गया। मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे पहुंच गया। मुझे भी नहीं पता कैसे क्या हुआ, मगर आप इस बात को समझो जो मैं आपको बना रहा हूं। ये जो डायग्राम मैं दिखा रहा हूं, सोचो ये इनिशियल पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की और ये फाइनल पोजीशन है। कोई एक इलेक्ट्रॉन है, या थोड़ा सा इसको और अच्छा करते हैं और थोड़े अच्छे वे में बनाते हैं। मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे ऐसे जाके फिर यहीं पहुंच जाए। मान लो कि दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड द सेम इज फाइनल पोजीशन। ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। ऐसे ही सर हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जीरो अज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। Yes. याद रखिएगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे वे में कहूं तो एवरेज वेलोसिटी को मैंने जीरो कहा है, मैंने एवरेज स्पीड को जीरो नहीं कहा है। लिसन टू मी बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से चले, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, सॉरी इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस इनिशियल पोजीशन एंड एंड्स अप एट दिस सेम पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, बट डिस्टेंस जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? डिस्टेंस तो नॉन जीरो होगा। बिल्कुल सही बात है, डिस्टेंस विल बी नॉन जीरो। तो इसका मतलब है सर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्टेंस नॉन जीरो है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी जीरो है बट स्पीड नॉन जीरो है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। अब आप इमेजिन करो कि इस कंडक्टर के साथ वी हैव कनेक्टेड अ सेल टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि ये कंडक्टर लगा दिया हमने, कंडक्टर के अक्रॉस हमने सेल लगा दिया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी ऐसे। तो जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि E इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो बेटा एक बात बताओ कि अगर मैं कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करूं, तो मुझे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा ऑब्वियसली. द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एज E मल्टीप्लाइड बाय E. क्लियर है? वेयर स्मॉल ई इज व्हाट? कौन बताएगा? व्हाट इज दिस स्मॉल ई? इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्मॉल ई मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ? स्मॉल ई इज बेसिकली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन and capital E is electric field. Charge of electron and capital E is electric field. So this will be the force experienced by one electron. तो बेटा अगर force है तो acceleration भी होगा, और acceleration will be force upon mass. मतलब this can be written as EE divided by mass. Is it clear? Yes. Tell me yes or no. कि भाई acceleration मतलब what will happen कि after the application of this external field each and every electron will accelerate. पहले यहां तक नोट करो, फिर इस बात को मैं और एक्सप्लेन करता हूं. यहां तक नोट करो तो मैं इसको फर्दर और एक्सप्लेन करता हूं. Is it done? Yes, sir. अब देखिए इसका मतलब है कि ईच इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड. ठीक है, बट बहुत सारी बातों को अच्छे से समझना जो मैं अभी बता रहा हूं. देखो मान लो कि दिस इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड देयर इज सम आयन या देयर इज सम एटम ऑफ द कंडक्टर, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चला विथ सम एक्सेलरेशन ए की वैल्यू ई बाई एम है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है. तो ये यहां से जाएगा तो यहां पर जाके ये इसके साथ कोलाइड करेगा एटम के साथ. मान लो इट कोलाइड्स विद द एटम आफ्टर सम टाइम t. मान लो कि कुछ टाइम t के बाद इट कोलाइड्स विद द एटम. तो मुझे एक बात बताओ कि एट द मोमेंट ऑफ कोलिशन क्या मैं ये कह सकता हूं कि द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एज u1 प्लस ऑफ at? टेल मी यस और नो. भाई वेलोसिटी को मैं u प्लस at लिख सकता हूं? ये बताइए. Yes, sir. t टाइम के बाद कोलाइड हुआ तो t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी विल चेंज एंड इट विल बिकम v. कैसे? इक्वेशन क्या है? v is equal to u plus at, इक्वेशन ऑफ मोशन. क्यों? बिकॉज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करेंगे. तो v is equal to u plus at आ गया. अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि द मोमेंट दिस इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद द आयन और दिस एटम, हम ये अज्यूम करते हैं कि एट द मोमेंट या आफ्टर द कोलिजन इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स. इलेक्ट्रॉन क्या करता है? स्टॉप कर जाता है, रुक जाता है. ठीक है, एंड देन अगेन इट स्टार्ट्स इट्स मोशन. क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड हुआ तो आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मोमेंटरीली जीरो हो गई. आफ्टर द कोलिजन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मोमेंटरीली क्या हो गई? जीरो. फॉर अ मोमेंट इट बिकेम जीरो एंड देन अगेन इट विल स्टार्ट मूविंग. तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हुई है बिटवीन द कोलिजन. अब फिर चलो देखो, यहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई, अगेन दिस इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग, अगेन ये आगे जाके किसी और एटम के साथ कोलाइड करेगा. एम आई राइट? तो एक बात सोचो कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कब चेंज होती है? बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन. जब तक उसका कोलिजन नहीं हुआ तब तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. The moment it collides, its velocity becomes zero. Is it clear or not? Tell me yes or no. नहीं आया भाई. इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज करती है till it doesn't collide with the atom or the ion. The moment it collides with any atom or any ion, its velocity becomes equal to zero. Is it clear or not? Tell me. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये ऐसा ही कुछ है ना. इस मोशन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो ये ऐसा ही कुछ है जो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा रहा हूं. सुनो, मैं यहां से किसी बॉडी को रोल करूं, तो जब ये बॉडी नीचे आएगी तो ये इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? ये बताओ.
ये बॉडी अगर Yes. नीचे आएगी तो इस है ना, अर्थ विल बी अट्रैक्टिंग दिस बॉडी, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब ऐसा इमेजिन करो, द मोमेंट दिस बॉडी रीचेस टू दिस सरफेस, जब ये इस सरफेस पे आ जाएगा, इस सरफेस के पे आके आ जाएगा, टकराएगा, तो टकरा के इसकी वेलोसिटी 0 हो गई इस पॉइंट पे, अगर रुक गया तो। फिर अगर हम इसको रोल कर दें यहाँ से, फिर से हम इसको रोल करें तो ये फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ पर टकरा के अगर रुक गया तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये बॉडी इज एक्सेलरेटिंग बिटवीन द टू कोलिशन। The moment it collides, its velocity becomes 0, और उसके बाद फिर it will have to start afresh. Clear? The same happens with the electron. ठीक है, तो अब मेरी बात सुनना। मान लो, Sir, is the मान velocity of electron before collision? नहीं समझा, फिर से बोलो। Sir, is V the velocity of the electron before collision? V is Yes, equal that to U plus A. yes, V is equal to U plus AT is the velocity just before colliding or just before a collision. ठीक है, after it collides with an atom or the ion, for a moment its velocity will become 0. Again it will again accelerate, again its velocity will increase, फिर वो किसी और के साथ collide होगा तो फिर से उसकी velocity will become 0 for some moment, फिर वो accelerate होगा। ये बात ऐसी है ना कि जैसे देखो, ये कोई बंदा है, ये कोई है, इसको जब मैं पुश करता हूं ना तो ये चलता है, इसको मैंने यहाँ पे पुश किया, ये चला और चल के आगे रुक गया, फिर मुझे दोबारा इसको पुश करना पड़ा, फिर चला, फिर चल के आगे रुक गया, फिर दोबारा पुश करना पड़ा, फिर चला, फिर चल के आगे रुक गया। तो इलेक्ट्रॉन के साथ यही होता है, इलेक्ट्रॉन चला, उसका कोलिजन हुआ, कोलिजन होने पे रुक गया, तो इसको फिर से चलने को कौन कहता है? Who makes it move again? So that is the electrostatic force which acts on the electron due to the electric field. एक electrostatic force लगेगा ना, and that electrostatic force is responsible for making the electron move again. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को फिर से चलाता है, फिर वो चला 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 चला, फिर उसका कोलिजन हुआ, फिर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वो रुक गया, अब फिर से दोबारा उसको कौन चलाएगा? फिर से आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेक्स इट मूव अगेन एंड अगेन। क्लियर हो गई बात? Yet yes, but बेसिकली जब भी दो कोलिजन के बीच में अगर हमें, जब तक वो कोलाइड नहीं हुआ है तब तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। समझ में आई बात? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो मान लो ऐसे हम मान लेते हैं कि लेट टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 एंड टाउ n are the value of time during which individual electrons accelerates। मान लेते हैं ये वो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ टाइम है। इसका मतलब मान लो कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो t1 टाइम तक एक्सेलरेट हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो t2 टाइम तक एक्सेलरेट हुआ है, इसी तरह से डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड फॉर डिफरेंट टाइम। मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन अलग अलग पॉइंट पे कोलाइड हो रहे होंगे तो उनको कोलिजन का जो टाइम होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम के बाद कोलाइड नहीं कर रहे होते हैं, हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग टाइम पे कोलाइड कर रहा होता है। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए मैंने कुछ टाउ 1 टाउ 2 ये अलग अलग टाइम मान लिया फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा मान लो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए टाउ 1 वो टाइम है जब तक वो एक्सेलरेट करेगा, तो इस टाउ 1 के एंड पे कैन आई राइट द वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन एज v1 is equal to u1 plus of a टाउ 1? टेल मी यस और नो। टी को मैंने टाउ से रिप्रेजेंट कर दिया, बुक्स में टाउ रहता है इसलिए टाउ से रिप्रेजेंट कर दिया, डोंट गेट कंफ्यूज। टाउ मतलब टाइम ही है बेटा यहाँ पर। सिमिलरली दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक एक्सेलरेट हो रहा है? टाउ 2 टाइम तक, तो इसको हम लिखेंगे u2 plus of a टाउ 2। इसी तरह से अगर हम vn लिख दें, vn, तो vn is equal to क्या हो जाएगा? un plus of a टाउ n। इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी यस और नो। मतलब Yes. इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटिंग फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन टाउ 1 टाइम तक एक्सेलरेट हुआ है
तो उसकी वेलोसिटी विल बिकम आफ्टर टाइम tau1, what will be its final velocity? तो it will be u1 plus a tau1. Similarly v2 will become u2 plus of a tau2 and so on. तो अब इन सब का अगर मैं एवरेज ले लूं, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल दिस फाइनल वेलोसिटीज, तो मैं लिख सकता हूं, इसको कैसे लिखूंगा? देखो, मैं इसको लिख सकता हूं u1 plus of a tau1 plus of u2 plus of a tau2 and so on and so forth up to कहां तक? un plus of a tau n. ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करो? डिवाइडेड बाय n करो. इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो. Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो v एवरेज को कैन आई राइट दिस आल्सो एज u1 plus of u2 up to un. आई एम जस्ट रीअरेंजिंग द टर्म्स, राइट? और इन सब में a tau वाले टर्म्स में a को कॉमन निकाल लो तो दिस विल बी tau1 plus of tau2 up to tau n. ठीक है, tau n डिवाइडेड बाय, फिर से इसको भी n से डिवाइड कर सकते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन? I've just rearranged the terms that is involved here in the numerator. I have kept u with u separately and tau and a separately. Okay, and n is basically the LCM, so it can be taken as a denominator for u also and as a denominator for tau also. Clear? Can we proceed? नोट कर लो बच्चे, नोट कर लो. Yes. यहां तक किसी को इशू है तो बताए. अच्छा, who will tell me what was the value of this u1 plus of u2 up to un divided by n? What was this value? You have written this earlier. You have started the derivation from here only. 0. What can we? Very good. This whole value we have already written as 0. That is the average value of initial value of velocities has already been taken as 0. तो इसका मतलब यहां तक नोट कर लिया, मैं आगे बढ़ सकता हूं. Is it done? अगर नोट कर लेना तो बताना मुझे, ताकि हम आगे सॉल्व कर सकें इसको. Done, sir. Okay. Okay, if you look on this, the final result that we are getting from this, if you look on that, so you will be getting this as a, you don't need to write it again because you already have this part. तो ये ऐसे आ रहा होगा tau n divided by n. अब सर, what was this tau? tau1 वो क्या था? तो tau1 was the time for which the electron accelerated. Am I right? Tau1 is the time for one electron during which it accelerated. Tau2 is the time for another electron during which the another electron accelerated. अब मुझे एक बात बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. एम आई राइट? मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. नहीं आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रॉन्स कब एक्सेलरेट करता है? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में. क्या मतलब? अभी बताया था ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से टकराया, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई. फिर उसके बाद इसने अपना मोशन स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर जैसे ही टकराएगा इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. बट यहाँ से यहाँ के बीच में ये क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा. उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इंक्रीज होगी. क्लियर है? तो tau1 tau2 क्या है? वो टाइम है जो उसको लगता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. मतलब दो कोलिजन के बीच का जो टाइम गैप है, या तो आप इसको ऐसे कह लो कि द टाइम for which the electron accelerates, या इसको ऐसे कह लो कि the time during which the electron, या the time between the two successive collision. ये भी कह सकते हो. या तो आप इसको कह लो कि the time for which electron accelerates, या आप ये कह लो कि the time between the two successive collision is tau1. Similarly it is similarly tau2 and so on. तो बेटा ये जो सब है ना, ये tau1 plus tau2 ये up to tau n divided by n, ये अगर आप देखोगे तो उस सारे टाइम का एवरेज है या नहीं है बेटा? Yes. है ना? ऐसे ऐसे टाइम का ये एवरेज वैल्यू है.
इसी एवरेज वैल्यू को हम क्या कहते हैं? इसी एवरेज वैल्यू ऑफ सच टाइम, बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हैं। इसी को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, तो रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम that is elapsed between the two successive collision is known as relaxation time. तो लिख लो, the average time elapsed between two successive collision. Average time elapsed for electrons between two successive collision is known as relaxation time. यहां तक क्लैरिटी है? Yes, sir. अब देखो, ये तो हो गया। तो अब इस वैल्यू को यहां उठा के रख दो, तो v कैन बी रिटन एज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय टाउ। ठीक है, v को हम क्या लिख सकते हैं? a टाउ। ये जो v आया है विच वाज द एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अब इस एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं बेटे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिड यू अंडरस्टैंड? इसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई विल डिफाइन व्हाट इज दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, वी विल डिफाइन व्हाट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेटर ऑन। बट ये समझो, इसी एवरेज वैल्यू को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं वी एवरेज। एक्सेलरेशन आपने क्या लिखा था? एक्सेलरेशन आपने लिखा था ई बाई एम इनटू टाउ। तो ये जो एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आई फॉर द इलेक्ट्रॉन्स विथ व्हिच इट ड्रिफ्ट्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड, दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ गई बात? एवरेज वेलोसिटी with which electrons drifts from one end of conductor to another end, इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब समझ में आ गया? सर ये नोट कर लो जल्दी। डन। तो अब आपको क्या याद रखना है मेरे बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ई बाई एम मल्टीप्लाइड बाई टाउ। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सिंपल सी डेफिनेशन है ई बाई एम मल्टीप्लाइड बाई टाउ, है ना। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप डिफाइन कैसे करोगे कि दिस इज दैट वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट्स from one end of the conductor to another end of the conductor, this is that velocity, right? तो ये वो वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है from one end to another end of the conductor। तो ये तो डेफिनेशन हो गई सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। दिस इज द डेफिनेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट? अब एक बात मुझे बता सकते हो, कैन एनीबॉडी टेल मी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम होती है कंडक्टर के अंदर फॉर द इलेक्ट्रॉन्स? सोचो सोचो और बताओ। बहुत ज्यादा होती है बेटा या बहुत कम होती है? कम। बहुत कम होती है, ऑब्वियसली बहुत कम होती है, विदाउट एनी डाउट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है ना वो बहुत कम होती है, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कितने ऑर्डर की होती है, क्या होती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है सर। तो इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सम
आप ये कह सकते हो कि सम 10 to the power -3 और 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड टाइप्स, ऐसे कुछ इस ऑर्डर की होती है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर ड्रिफ्ट करेगा तो करंट फ्लो करेगा। तो अगर मान लो मैंने ये कोई कंडक्टर लिया, ये कोई कंडक्टर है और यहां पर मैंने बल्ब लगा दिया। मेरा क्वेश्चन आपको शायद सुना भी हो आपने ये क्वेश्चन, यहां पर मैंने कोई बल्ब लगा दिया, इट्स अ बल्ब, ठीक है। और यहां पर कोई स्विच है, यहां पर कोई स्विच है, ये स्विच है यहां पर, ठीक है। इस स्विच को मैं बंद करूंगा तो करंट फ्लो करेगा और बल्ब जलेगा। और मान लो कि ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि ये 4 मीटर है, ठीक है, मान लो ये 4 मीटर है। इनफैक्ट मैं आपसे ये कह लेता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड, ऑल्दो ये 1 से छोटी होती है, बट स्टिल अगर मान लो कि 1 मिनट को मैं ऐसा मान लूं कि ये 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इज 1 मीटर पर सेकंड। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन को इस स्विच से बल्ब तक जाने में कितना टाइम लगेगा? What will be the time taken by the electron to go from the switch to the bulb? 4 seconds. Very good, of course 4 seconds. By time will be equal to distance upon speed, 4 meter divided by 1 meter per second, that is equal to 4 seconds. तो इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचेगा तभी करंट यहां पर पहुंचेगा, जब करंट यहां पर पहुंचेगा then only the bulb will glow. Am I right? इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचेगा तो करंट यहां तक पहुंचेगा और करंट जब यहां पर पहुंचेगा तो बल्ब ग्लो करेगा। नहीं आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? तो इसका मतलब बल्ब शुड ग्लो आफ्टर 4 सेकंड्स ऑफ स्विचिंग ऑन, क्लोजिंग द स्विच। मतलब जब आपने स्विच को क्लोज किया तो उसके 4 सेकंड के बाद बल्ब जलना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है या बल्ब इंस्टेंटेनियसली जल जाता है? Instantaneously. ऐसा क्यों होता है, कोई मुझे बता सकता है? बोलो बोलो बोलो, कोई बोल रहा है, बोलो, डोंट बी शाय। इलेक्ट्रॉन क्या करता है छोटी? कुछ कह रही हैं आप, बताइए, अच्छा बोल रही हैं। आपके माइक में ज्यादा इशू आ रहा है तो इसलिए मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है। कोई मुझे बता सकता है इनकी बात सुन के? हाँ जी, चलिए, कोई और जिसका माइक ठीक हो वो बताना चाहता है? चलिए मेरी बात सुनिए, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने में तो बहुत टाइम लगेगा। वैसे मैंने 1 मीटर पर सेकंड लिया है, ये बहुत ज्यादा ले लिया है। वैसे तो ये 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का होता है, ठीक है, मतलब इवन स्मॉलर, स्पीड इज इवन स्मॉलर, तो टाइम बहुत ज्यादा लगना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। ये ऐसा क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, तो सुन लीजिए। जैसे ही हम स्विच क्लोज करते हैं ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है इन द कंडक्टर, and this electric field produces in the conductor with a speed equal to speed of light. फिर से मेरी बात सुनो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने स्पीड से प्रोड्यूस होती है? विथ अ स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। दूसरी बात, एक बात और याद रखिए कि हर पॉइंट ऑफ कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई विद अ स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड इट इज वेरी लार्ज स्पीड। तो आप ये कह सकते हो कि इस फील्ड को यहां से जनरेट होकर यहां तक पहुंचने में विद इन नो टाइम दिस फील्ड विल रीच हियर। जैसे ये फील्ड का इफेक्ट यहां पे पहुंचा, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और ये चल ड्रिफ्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? बोलो बोलो ना, क्या कर जाएगा? ड्रिफ्ट कर जाएगा। तो द मोमेंट इट विल ड्रिफ्ट फ्रॉम हियर, एट दैट मोमेंट करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। नहीं यारी बात समझे? करंट को फ्लो करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां आने की जरूरत नहीं है। यहां बल्ब के पास के जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो भी ड्रिफ्ट कर गए तो भी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज टेल मी। यस। ये बात ऐसी है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये बात ऐसी है कि जैसे ये वाटर टैंक है, आप लोगों को मालूम है वाटर टैंक आपके छतों पे होता है ना, रूफ टॉप। यहाँ पर वाटर टैंक है और मान लो कि इस वाटर टैंक के साथ
आपके आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, यहाँ पर एक टैप लगा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक टैप लगा हुआ है, ये ऐसे टैप लगा हुआ है यहाँ पर। मुझे एक बात बताओ, टैप को ओपन करेंगे तो पानी आएगा। तो एक बात बताइए कि पानी कहाँ से आएगा? इस वाटर टैंक में से आएगा। तो इस पानी को यहाँ से यहाँ आने में कुछ टाइम लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? बिकॉज इट विल हैव टू कवर दिस डिस्टेंस। तो इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको जो टाइम लगेगा, तो पानी टैप खोलने के बाद पानी को निकलने में टाइम लगना चाहिए या नहीं? प्लीज टेल मी। लगना चाहिए। Yes, sir. लगना चाहिए। बट क्या लगता है या टैप खोलते ही पानी आ जाता है? खुलते ही आता है, क्यों ऐसा होता है, कोई बताएगा? व्हाई दिस हैपेंस? क्योंकि पाइप में पानी होता है। क्योंकि पाइप में ऑलरेडी कुछ पानी रहता है। Already put. मतलब ये है कि when you close the tap, तो there will be some water left near the tap inside the tube. तो the moment you open the tap, ये पानी पहले इधर आ जाता है और उसके बाद जो पीछे से पानी आ रहा है, that maintains the flow. That maintains the flow. क्लियर हो गई बात? समझ आ गया आपको? Sir, but electron, बोलो। sir, but electron move in opposite direction to the electric field. No? क्या फिर से बोलो। Sir, electron moves in opposite direction in the electric field. यस ऑफ कोर्स, बट ये तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे शो किया है, बट ये ऐसे नहीं। आप ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस हो जाए तो इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट करेगा या नहीं? Okay. नहीं, यही बात समझ में। I guess. ठीक है, इसका मतलब है कि बेसिकली आपसे ऐसे पूछा जाएगा ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इज वेरी लो, देन व्हाई डज द करंट flows within no time, or why does the bulb glow within no time after switching after uh, uh, making your switch on? तो उसका रीजन यही है कि because the moment the switch is kept on, the electric field is produced inside the conductor, which propagates throughout the conductor with a speed equal to the speed of light. ठीक है? And that is why the electron near the bulb or the tube gets drifted within no time, and due to which the bulb glows instantaneously. Anyways, so this is the concept of drift velocity, है ना? अब एक और चीज को समझ लो, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन पे आएंगे। इसके बाद लिख लो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको भी थोड़ी जल्दी हम समझने की कोशिश करेंगे। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसमें कई सारी चीजें हम समझेंगे। देखिए, ये मान लीजिए कि आपका कंडक्टर है और इस कंडक्टर के साथ आपने एक सेल लगा दिया। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? रिलेशन। किसका रिलेशन? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सेल लगा दो V वोल्टेज का। मान लो कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, तो obviously there will be an electric field like this. The electron will drift in the opposite direction of electric field. This is the direction of electric field. The current will flow in this direction. मान लो A is area of cross section of conductor. A is area of cross section of the conductor. Clear है? Done है sir? Done. और मान लो N is number density of electrons per unit volume of conductor. ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। N इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। यहां तक क्लैरिटी है? तो अब हमें क्या निकालना है? वी आर सपोज टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब देखो सर, एक बात बताओ, हु विल टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर N इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई बता सकता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? तो देखो, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? N, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NaL होगा या नहीं होगा? टेल मी भाई, हर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटे? तो N है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? N इंटू टोटल वॉल्यूम। सिंपल सी बात। तो टोटल चार्ज कितना होगा सर? टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू दिस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई ENaL। मुझे ये बताओ, यहाँ ये समझ में आया क्या किया मैंने?
देखो दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई होता है, तो मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद स्मॉल ई। क्लियर? दूसरा पॉइंट, अच्छा एक बात बताओ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? तो टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू गो फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड कैन आई राइट दिस एज स्पीड डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सोचो, Yes. Yes. सबको समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो L डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहां तक आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती क्या है, तो उस पे अभी हम आ जाते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है ना? तब मुझे एक बात बताओ कि हमें करंट निकालना है, तो करंट की वैल्यू क्या होती है? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज कितना आपने निकाला, कैलकुलेट किया है? NaL। और टाइम कितना लगा है बेटा? टाइम लगेगा L/Vd। तो डोंट यू थिंक दिस L एंड दिस L कैंसल्स आउट? तो करंट विल बी इक्वल टू व्हाट? करंट विल बी इक्वल टू NEA इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। डिड यू अंडरस्टैंड? करंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज NeAVd। इसका मतलब है करंट डिपेंड्स ऑन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, it depends on charge of electron, it depends on area of cross section of the conductor, and it also depends on the drift velocity of the electron। और drift velocity किस पर डिपेंड करता है? तो drift velocity डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, एंड हेंस करंट भी विल आल्सो चेंज। ये नोट करिए, अभी चर्चा कंटिन्यू है। अच्छा, इसी में अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट विल बी करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी क्या होता था? करंट डिवाइडेड बाय एरिया। करंट क्या है? NeAVd डिवाइडेड बाय एरिया। तो करंट डेंसिटी क्या आ जाएगा सर? करंट डेंसिटी आ जाएगा NeVd। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी। हो गया? Yes. So what will be the value of What is the value of? N? I didn't get you again. What is the value of what? Value of N. N is basically number density of electron. It doesn't have the fixed value. For different conductors, the value of N will be different. है ना? इसका मतलब है N क्या चीज है? N का मतलब है total electrons in a conductor divided by its total volume. समझ गए? तो किसी कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल पर। उसके मटेरियल का मतलब उसके अंदर कितने एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं, और वो एटम्स, जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ गोल्ड कंडक्टर, तो गोल्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन गोल्ड एटम विल बी डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आयरन। समझ रहे हो? तो इसीलिए स्मॉल n doesn't have a fixed value. It depends on material to material, it will vary. Is it clear? Yes, sir. Okay, good. अब देखो इसी में कुछ और चीजें मैं समझाता हूँ। I will deduce Ohm's law from this concept. अब देखो मैंने रेजिस्टेंस इससे पहले डिफाइन नहीं किया था ना, तो इससे पहले मैंने रेजिस्टेंस डिफाइन नहीं किया था। एंड नाउ लिसन टू मी, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। मैं ओम्स लॉ को डिड्यूस करूंगा फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिड्यूस, या इसको डिड्यूस नहीं, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। हम लोग ओम्स लॉ को डिड्यूस करेंगे, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। कैसे डिड्यूस करेंगे? कैसे डिड्यूस करेंगे? कैसे डिड्यूस करेंगे? फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ऑल। ठीक है,
तो आप देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सर हमने क्या लिखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने लिखा था ई बाई, यही लिखा था। मुझे एक बात बताइए कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टाउ। वोल्टेज के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को। याद करो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर सकता हूँ बाय वोल्टेज डिवाइडेड बाय एल। एल क्या चीज है, तो अभी जो कंडक्टर आपने बनाया था देखो, उस कंडक्टर का लेंथ कितना था, एल था। उसके अक्रॉस जो आपने सेल लगाया वो कितना लगाया, कितने वोल्टेज का सेल लगाया, वी वोल्ट का। तो इसके अक्रॉस क्या लिखेंगे आप, वी बाई एल लिखेंगे ना। अरे बोलो। अच्छा ये Yes, इसी sir. तरह से करंट आपने बच्चे क्या लिखा, करंट लिखा आपने एन ई ए वी डी। तो इसका मतलब करंट में आप ऐसे लिख सकते हो एन ई ए, और वीडी की जगह आप ये वैल्यू उठा के रख दो, तो ई वी अपॉन एम एल टाउ लिख सकते हैं हम। इसका मतलब यहां से अगर आप देखिए तो मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, यहाँ पर ये v और ये इस इक्वेशन को मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दूं, n इंटू ई स्क्वायर इंटू ए अपॉन m इंटू एल इंटू टाउ मल्टीप्लाइड बाई v। ध्यान से अगर आप देखो तो क्या आप ये कह सकते हो कि v की वैल्यू क्या होगी, v बाई आई की वैल्यू देखो, v आई को इधर ले आओ तो इसको मैं ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ कह सकता हूं या नहीं। सबको समझ में आना चाहिए, यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको। अब m क्या चीज है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंफ्यूज मत हो जाना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। l क्या चीज है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कौन, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या चीज है, ये मैंने पहले लिखा था, एरिया ऑफ कंडक्टर। टाउ क्या चीज है, रिलैक्सेशन टाइम। ई क्या चीज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या चीज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या चीज है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे एक बात बताओ, ये पूरी क्वांटिटी अगर मैं कांस्टेंट रख दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि इफ एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इज केप्ट कांस्टेंट, विल इट बी अ कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि v अपॉन आई विल बी अ कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम क्या नाम देते हैं, इसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं ना, और यहीं से हम लिखते हैं v इज इक्वल टू आई आर। इज इट क्लियर। इसका मतलब कि ये जो कांस्टेंट है इसी को हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is equal to m into L divided by ne square a tau, where m is the mass of electron, L is the length of the conductor, n is the number density of the electron, E is the charge of electron, A is the area of cross section of the conductor, and tau is the relaxation time. Is it clear or not? Yes. रेजिस्टेंस की वैल्यू समझ में आ गई। इसीलिए आप याद रखिए कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पे, और साथ में किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। किस पे, टेम्परेचर। आप कहोगे सर टेम्परेचर पे कैसे, तो वो मैं अभी समझाऊंगा टेम्परेचर पे कैसे। वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, बट रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है, और रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का सॉरी रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का, दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो ये नोट कर लो। नोट कर लिया सर। सर नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया तो बेटे यहीं तक आज रहने दो। रेस्ट विल डिस्कस टुमारो और इन द नेक्स्ट क्लास। Sir, ठीक है, हाँ जी बोलो बेटा बोलो।
What if this value is not constant? I didn't get you. Can you please repeat? What if this value is not constant? Then ml upon v square is 8 tau. हाँ, ml upon NE square a tau में क्या कह रही If हूँ? it is not constant, If it is not constant, okay. See, obviously you cannot change the mass, है ना? Mass तो इलेक्ट्रॉन का you cannot change, charge आप change नहीं कर सकते. Yes, if it varies by changing the length or the relaxation time or the area of cross section, so in that case resistance of the material will not be constant. It will continue to change. आई बात समझ में? If you change the length of the conductor, resistance will change. ठीक है? मतलब अगर if initially you had a conductor of length 5 meter and it had a resistance of let's say 100 ohm, so if you increase its length, let's say its length is made double, it becomes 10 meter, so its resistance will also change at the same time. मतलब ये conductor वही है, still the resistance will become different in the case when you will change the length of that conductor. Clear है? इसका मतलब in those cases the resistance will change, and if the resistance starts changing, ठीक है, तो we will have to find out the new resistance with the change of length or area or with the change of temperature. And how we will find that, we will discuss those things in the next class. Okay, how we can calculate the value of resistance with the change in length or with the change in area or with the change in relaxation time. That all we will discuss in the tomorrow's class. Correct? yes, sir. Okay, thank you.